तो मार्वल ज़ॉम्बीज के चारों एपिसोड एक साथ ड्रॉप हुए, जिनको अगर तुम देखने बैठोगे तो यू विल रियलाइज कि 2 घंटे की एक ज़ॉम्बी मूवी थी जो कि देखने में मजेदार थी। लेकिन इसको लेकर फिर भी मेरे कुछ थॉट्स हैं। एक एक करके हर चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद एपिसोड 1। तो अगर तुम लोगों को व्हाट इफ का वो ज़ॉम्बी वाला एपिसोड ध्यान है ना, तो ये उसी यूनिवर्स की कहानी है। इनफैक्ट उसमें जो स्टोरी दिखाई गई थी उसको ये लोग आगे लेके जाते हैं, और जिस तरह से मैं सोच रहा था उस तरह से नहीं। बिकॉज इसमें ना एक्चुअली एक 5 साल की टाइम जंप है। मतलब व्हाट इफ के एपिसोड में जो हम लोगों ने कहानी देखी थी, हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद अब 5 साल बीत चुके हैं और रिरी विलियम्स, केट बिशप एंड कमाला खान जो है वो अभी भी जिंदा है एंड दे आर समहाउ सर्वाइविंग। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। मतलब जो हमको पहले दिखाया गया था ना व्हाट इफ के एपिसोड में, तो ये सारी चीजें एकदम फ्रेश ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली थी। जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ही ले लो, तो व्हाट इफ के एपिसोड में काफी नया सा लग रहा था। लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं तो पूरे पौधे वौधे उग गए हैं, प्लांटेशंस हो चुके हैं, और ये ना काफी हद तक वो लास्ट ऑफ अस वाली फील भी दे रहा था। खैर, रिरी, कमाला एंड केट ये दोनों जाते हैं और हमको पता चलता है कि इनके पास टोनी स्टार्क का जो मार्क 50 है ना, वो अभी भी मौजूद है। मतलब ये पूरी कहानी लगभग इन्फिनिटी वॉर के बाद की थी, जो हम लोगों ने पूरा व्हाट इफ का एपिसोड देखा था ना, तो हमें दिखाया गया था कि इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर ही इस वायरस का स्प्रेड शुरू हुआ था। और मार्वल ज़ॉम्बीज में भी ना हम उसके छोटे मोटे हिंट्स देख सकते हैं, जिसमें से एक तो आयरन मैन का ये आर्मर ही है। तो ये नैनोटेक से बना हुआ आर्मर एक्चुअली फ्राइडे के कंट्रोल में है, जिसको रिरी ने हॉट वायर किया होगा, और अब वो थोड़ा बहुत रिमोटली कंट्रोल कर रही है और थोड़ा बातचीत के थ्रू। मतलब वो है आयरन मैन का आर्मर ना समझ के तुम इसको एक अलग टाइप का गैजेट समझ सकते हो, जिसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत हुआ है यहाँ पर। प्लस इफ यू आर वंडरिंग कि फ्राइडे इस पूरी चीज को एक्सपीरियंस कैसे कर पा रही है, मतलब वो देख कैसे सकती है, तो जो टेडी बियर का खोपड़ा रखा हुआ है ना, उसमें कैमरा लगा है, तो उसके थ्रू शी कैन एक्चुअली सी एवरीथिंग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फिर मिस मार्वल जो है ना, उसकी जैकेट पे एक स्लॉथ बना हुआ है जिसके पंख निकले हुए हैं। तो तुम्हें याद होगा जो मिस मार्वल का एपिसोड दिखाया गया था, उसमें स्लॉथ पे भी प्रोडक्शंस करके था, और कॉमिक बुक्स में भी ना उसको एक्चुअली स्लॉथ जिसके पंख निकले हुए उसका सॉफ्ट टॉय वगैरह अपने पास रखना पसंद है। दैट इज लाइक अ मैस्कॉट टू हर, और यहाँ पर भी उसी का थोड़ा बहुत ईस्टर एग दिया हुआ है। तो इन तीनों को एक क्विंजेट अपने सामने क्रैश होता हुआ मिलता है, जिसके अंदर जाने पर दे फाइंड अ ट्रांसमीटर टाइप थिंग, जो कि पिम पार्टिकल्स के थ्रू छोटा कर दिया गया था। लेकिन तभी वहां पर हॉकाई की एंट्री होती है, जो इन पर एरो शूट करना शुरू करता है। व्हाट आई एक्चुअली लाइक्ड अबाउट दिस वाज कि जो ज़ॉम्बीज हैं, मतलब जो सुपर हीरो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज को, अपनी पावर्स को, अपनी सेंटियंस को रिटेन करे हुए हैं। बिकॉज इफ यू नोटिस तो यहाँ पे हॉकाई जो है वो अभी वंडा के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने एरोस को उतनी ही एक्यूरेसी से फायर कर सकता है जैसा वो नॉर्मली किया करता है। इनफैक्ट वो ट्रिक शॉट्स भी मार सकता है। मतलब उसका एरो एक जगह से रिकोशे होकर दूसरी जगह जा रहा है, तो वो ज़ॉम्बी वायरस ने उसकी एबिलिटीज को अफेक्ट उतनी बुरी तरह से नहीं किया है। खैर, तो यहाँ से भाग निकलने पे दे फाइंड आउट कि वो जो ट्रांसमीटर है ये प्रोजेक्ट लाइफ शॉट के बारे में बात करता है। प्रोजेक्ट लाइफ शॉट कॉमिक बुक्स में कुछ भी नहीं है। मतलब मार्वल कॉमिक्स में तुम देखने जाओगे तो इट इज नथिंग, लेकिन यहाँ पर हमको बताया जाता है कि इस ट्रांसमीटर के थ्रू ये एक इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जो कि नोवा कोर के पास जाएगा और फिर वो मदद करने के लिए अर्थ पे आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वकांडा में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से कोई भी सिग्नल अर्थ के पार जा नहीं सकता, तो इसी वजह से इनको स्पेस में जाकर के वो सिग्नल भेजना होगा। लेकिन क्योंकि इन लोगों को ये बात पता नहीं है, तो ये पहले पहुंचते हैं शील्ड के एक बेस पर, जो कि ओहायो में है। उसके लिए ये रिरी की क्रिएटेड एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम उहुरा है। ये बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर साइंस फिक्शन शो स्टार ट्रेक के कैरेक्टर न्यूटा उहुरा को लेकर एक रेफरेंस है। लेकिन मजा यहीं से शुरू होता है जब ये पहुंचते हैं वैली ऑफ ब्रोकन गॉड्स पे। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर 2 बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज बहुत लंबे टाइम से लड़ते चले आ रहे हैं, बिकॉज उनकी फाइट का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। इसमें से एक है इटर्नल्स वाला इकारिस और दूसरी है कैरल डैनवर्स। ये दोनों इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि दोनों में से ना तो कोई हारता है ना कोई जीतता है, और इस वजह से दे कीप ऑन फाइटिंग। और आई हैव टू एडमिट ये वाला सीन मुझे काफी बढ़िया लगा। इनफैक्ट इस पूरे शो में ना बहुत सारी ऐसी सीक्वेंसेस थी जिनको देखने में मजा आया। हालांकि कहानी बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं देती है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर कमाला के भागने वाला सीन, जहां पर वो भागती चली जा रही है, अपनी पावर्स का यूज कर रही है, जैसे तैसे थोड़ी बहुत फंबल करती है, लेकिन फिर भी वो एक 1 शॉट सीक्वेंस है जहां पर हम लोग पीछे कैरल और इकारिस को फाइट करते हुए देख रहे हैं, और उनकी फाइट के जो कोलेटरल डैमेज वाला ब्लास्ट रेडियस है, ये उससे बस भाग के निकलने की कोशिश कर रही है। बट इट वॉज अ वेरी फन सीक्वेंस। लेकिन हाँ, इसी पूरी फाइट में रिरी को एक ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है एंड केट बिशप एंड्स अप डाइंग। तो रिरी को जैसे ही ज़ॉम्बी बाइट करता है, हम लोग देखते हैं कि वो कोई डिवाइस निकाल करके अपने उसी हाथ में इंजेक्ट करती है, और उसके बाद से रिरी को दिखाया नहीं गया। हालांकि फ्राइडे उसको बचाने जाती तो है, बट शी इज प्रिज्यूम्ड डेड फॉर नाउ। खैर, तो कमाला को बचाने के लिए एंट्री होती है ब्लेड की, जो कि खॉन्शू का वेसल बन चुका है। और इसको ना क्या बोलेंगे, ब्लेड ऑफ खॉन्शू बोलेंगे। मतलब फिस्ट ऑफ खॉन्शू तो खत्म हो चुका है, क्योंकि
ब्लेड जो कि अब मून नाइट है, वो बताता है कमाला को कि उसका एक दोस्त था जो कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स और इस प्लेग में पूरी तरह से खत्म हो गया। एंड फिर ब्लेड ने इस मेंटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। मतलब पहले मार्क स्पेक्टर था, उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन गया, तो अब खॉन्शू ने चूज किया ब्लेड को। नाउ ही इज ब्लेड नाइट। तो ये दोनों मिलके पहुंचते ओहायो, जो कि शील्ड की एक फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है विडो परिवार से। मतलब मेलिना, येलेना, रेड गार्डियन और इनकी जो ब्लैक विडोज हैं, सब मिलकर के शील्ड की इस फैसिलिटी में रह रहे हैं। और इसके आसपास इन लोगों ने ज़ॉम्बीज की ना एक बाउंड्री बना ली है, जिनको मेलिना अपने उसी टेक का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर रही है, जो हम लोगों ने ब्लैक विडो मूवी में भी देखा था। लेकिन फिलहाल इनके सामने प्रॉब्लम दूसरी है, क्योंकि ओकोए जो कि वांडा के कंट्रोल में है, वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी लेकर पहुंच चुकी है। अब इस तरह से बताने की कोशिश करिए कि वांडा जो है उसको कमाला चाहिए। मतलब फॉर सम रीजन कमाला को सपने में वांडा दिखती है, वो उसको डराती है, और इस वजह से वांडा जस्ट कीप्स ऑन रनिंग। और पहले तो ऐसे बताया जाता है कि वांडा को शायद वो ट्रांसमीटर की जरूरत हो, बिकॉज शी डज नॉट वांट नोवा कोर टू कम ऑन अर्थ। लेकिन आगे जाकर ये चीज भी चेंज हो जाती है। तो ओकोए जो है वो अपने ज़ॉम्बीज को लेकर यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसमें हमको एबोमिनेशन देखने को मिलता है, गोस्ट है, और कटा हुआ कैप्टन अमेरिका भी, और हाँ हॉकाई, जिसको अपने रिसेंटली उसने कंट्रोल में लिया है। तो इफ यू रिमेंबर द व्हाट इफ एपिसोड, या फिर तुम्हें नहीं भी पता तो बता देता हूँ, जो कैप्टन अमेरिका का बीच में से बंटवारा हुआ है ना, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है बकी। वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जैसे स्टीव शील्ड फेंक के मारता है ना, तो इसमें भी वैसे ही होता है। ज़ॉम्बी स्टीव जो है वो बकी को शील्ड फेंक के मारता है, बकी उसको पकड़ता है और रिटर्न फेंकता है, तो कैप्टन अमेरिका बीच में से बाइसेक्ट। खैर, तो ये ब्लैक विडोज और बाकी जितने भी लोग इस बेस पे हैं, इंक्लूडिंग द ज़ॉम्बीज, ये सब लोग मिलकर के उस आर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं। पहले ब्लास्ट वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद फिजिकली, लेकिन कैप्टन अमेरिका, एबोमिनेशन, गोस्ट, दे एक्चुअली प्रूव टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। मतलब कैप्टन अमेरिका तो आधा कटा हुआ, सोचो पूरा होता तो क्या ही करता। मतलब वो ऐसे हाथों पे से वेंट्स में से क्रॉल कर रहा है, और रेड गार्डियन और उसके बीच की सीक्वेंस ऑल्दो फनी है, लेकिन देखने में मजेदार भी। प्लस जिस तरह से कैप्टन अमेरिका की मौत हुई, मैं देखना तो नहीं चाहता, बट वी ऑल नो ही कैन डू दिस ऑल डे। एंड हाँ, फिर वो ब्लेड की ऑरा फार्मिंग भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई है, जहां पर वो गोस्ट से फाइट करता है। अच्छी खासी सोर्ड फाइट है, बट दिस इज द ओनली मोमेंट ही गेट्स इन द इंटायर शो। वो गोस्ट को मारता है, बढ़िया ऑरा फार्म करता है, लेकिन इसी प्रोसेस में मेलिना अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। खैर, ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 2 हमें दिखाया जाता है कि शैंग-ची सैन फ्रांसिस्को में अभी भी वही वैले पार्किंग वाला काम कर रहा है, तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है। नाउ जो मैंने पहले कहा था ना कि पूरे इन्फिनिटी वॉर के आसपास की टाइमलाइन है, तो यहाँ पर वही सेम चीज हो रही है। मतलब ये जो पूरी ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुई है ना, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैंक, होप और ये पूरा पिम्प परिवार है। बिकॉज एंटमैन एंड द वॉस्प में होप को कॉन्स्टेंटली अपनी माँ ढूंढनी होती है। उसको लगता है कि क्वांटम रेल में वो अभी भी जिंदा है। तो जैसे हैंक पिम क्वांटम रेल में ट्रैवल करता है और जैनेट को लेके आता है ना, तो यहाँ पर ये जाता है क्वांटम रेल में, बट ही फाइंड्स कि जैनेट जो है उसको क्वांटम वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, विच इज एक्चुअली द ज़ॉम्बी वायरस। और फिर वो हैंक को इन्फेक्ट करती है, और ये दोनों आ करके पूरी दुनिया को। तो यहां पर हम यही चीज होते हुए देख रहे हैं कि कैसे हैंक पिम की जो लैब है, वहां से लोग बड़े छोटे ज़ॉम्बीज निकलते जा रहे हैं। एंड यहां पर भी इन लोगों ने एक अच्छा वन शॉट देने की कोशिश करी है। प्लस वो चीज भी अच्छी लगी मुझे कि जो वेनवू की एंट्री दिखाई गई, मतलब वो 10 रिंग्स को जब लेके आता है तो हेलीकॉप्टर से पूरे शहर को साफ करने की कोशिश करते हैं। बट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ वेनवू इज कि मैं अपने बेटे को बचा लूं कैसे भी करके। तो वो आता है, और ये वाला शॉट थोड़ा कॉन्ग स्कल आइलैंड टाइप का था, जब वो हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहे होते हैं ना सनसेट में से। तो वेनवू पहुंचता है, अपने बेटे से कहता है कि चल मेरे साथ। वो कहता है नहीं, इतने में उसको ज़ॉम्बी काट लेता है। तो उसके इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए वेनवू अपनी रिंग्स शैंग-ची को दे देता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको मारना है, थोड़े फाइट वाइट तो तुमको आती है ना। जो आसपास के ज़ॉम्बी आ रहे हैं उनको रोक लो। भाई मोनोलॉग देते देते निपट गया यार। खैर, इसके बाद हमको 5 साल की टाइम जंप दिखाई जाती है, एंड दैट मेड मी थिंक कि अगर ये सब कुछ इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे हो रहा था, तो उसके बाद अगर 5 साल की टाइम जंप हुई है, मतलब इस यूनिवर्स का एक्चुअल एंड गेम ना ये है। शैंग-ची और केटी जो है वो अपना खुद का मैड मैक्स फ्यूरी रोड टाइप का एक पूरा ग्रुप चला रहे हैं, गाने वाने गा रहे हैं, जो उनके कैरियोके वाली रेफरेंस थी वो। इनके साथ में डेथ डीलर, जिमी वू और भी कई सारे लोग हैं, और ये कुछ गाय अपने साथ लेकर के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तभी इनके कॉन्वॉय पे अटैक कर देते हैं स्क्रल्स। इन सब लोगों को निपटा करके ये पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जो कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही थी। इसका नाम है सिटी ऑन द सी, और हमको बाद में पता चलता है कि है क्या। पहले तो हमें दिखाया जाता है कि इस पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है बैरन ज़ीमो, और उसके साथ में उसका बॉडीगार्ड है यूएस एजेंट। मतलब ये यूएस एजेंट बना तो नहीं है, लेकिन है वही जॉन वॉकर।
तो बैरन ज़ीमो राफ्ट के ऊपर कैद था, तुमको याद होगा। तो उसी राफ्ट को इसने एक प्रोटेक्टिव सिटी बना लिया, मतलब सिटी ऑन द सी जो है वो राफ्ट है, और ये सब लोग मिलकर के वहां पहुंच जाते हैं। जो उसके प्रिजनर्स की सेल्स होती हैं वो इनके बेडरूम्स बन जाते हैं। वहां पर पहुंचकर आराम से रिलैक्स जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शैंग-ची की मुलाकात कमाला और उसकी पार्टी से भी हो जाती है। लेकिन तब हमको पता चलता है कि अटलांटिस का क्या, बिकॉज अटलांटिस वासी इंक्लूडिंग देयर किंग नेमोर आर ऑल इन्फेक्टेड विद द प्लेग, और अब इनके काम डलने शुरू। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि बैरन ज़ीमो को ऑलरेडी इस बारे में पता था। वो रेगुलरली लोगों को लेकर आता है, और जब ये अटलांटिस वाले ज़ॉम्बीज इन पर अटैक करते हैं तो उनको बाहर भेज के थोड़ा ट्रिब्यूट टाइप दे देता है कि चलो भाई इनको खा ले यार। नाउ नेमोर को इस शिट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन क्या होता है कि ओकोए, जो कि क्वाइट लिटरली नाइट किंग दिखाई है इसमें, जितने भी व्हाइट वॉकर्स हैं उनको अपने साथ लेके घूम रहे, और ये वाला सीन तो वही हार्ड होम था ना, बिल्कुल वैसा सीन है ये। तो ओकोए जो है अपनी शक्तियां जो कि वांडा से उसको मिली है उनका इस्तेमाल करके नेमोर को भी इफेक्ट करती है, जिस वजह से वो आता है सीधे कमाला पर अटैक करने के लिए। एंड आई काइंड ऑफ लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने नेमोर को यहाँ इतना शक्तिशाली दिखाया है, मतलब रेड गार्डियन जो कि एक सुपर सोल्जर है, फिर कमाला का ब्रेसलेट जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आई मीन वांडा शायद इसी वजह से कमाला को अपने साथ रखना चाह रही थी। शैंग-ची की रिंग्स और ब्लेड जो कि एक वैम्पायर है विद खॉन्शूस पावर्स, ये सब लोग मिलकर भी नेमोर को रोकने के लिए काफी नहीं है। पहले वो उनको धक्का मार के एक बंकर में डाल देता है, और उसके बाद इंडिविजुअली सबको रगड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तो पता नहीं कैसे कमाला जो है अपने क्रिस्टलाइज्ड फिस्ट को उसके मुंह में डाल करके खोल देती है। हालांकि आई एग्री उसको पीछे से पकड़ा हुआ था, अगर नहीं करते ना तो खत्म थी भाई, खत्म थी। एंड ये सारी चीजें देख करके ना आई केप्ट ऑन थिंकिंग, बार बार मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी कि ये सारे नए मतलब पोस्ट एंड गेम सुपर हीरोज हैं, नेमोर जो कि इतना शक्तिशाली है, ये सब लोग डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं। आई जस्ट होप कि हमको इस तरह की कन्वर्सेशंस, आपस में उनकी केमिस्ट्री, और जैसे नेमोर को इसमें पावरफुल दिखाया गया है ना, वो सारी चीजें डूम्सडे में देखने को मिले। बिकॉज यहाँ पर समझ में आता है कि हाउ पावरफुल एक्चुअली नेमोर इज। खैर, तो नेमोर को मार करके ये लोग निकल पड़ते हैं, वहां से एस्केप करते हैं। अब कमाला को जाना है स्पेस में, और स्पेस में पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता जो खॉन्शू या फिर मून नाइट इनको बताता है वो है न्यू एसगार्ड के थ्रू। अब नाउ आई वाज टोटली एक्सपेक्टिंग कि न्यू एसगार्ड ऐसा होगा जैसा हम लोग को मूवीज में दिखाया गया, बट नहीं। मार्वल ज़ॉम्बीज के एक एपिसोड में हमको इतना बेहतरीन एसगार्ड अर्थ पे दिखाया गया जो कि टाइका वाइटिटी अपने जीवन में नहीं कर पाया। खैर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एपिसोड 3 शुरुआत होता है एक बहुत ही बेहतरीन नोट पे, बिकॉज ये व्हाट इफ का एपिसोड जो हम लोगों ने देखा था ना, उसकी कहानी को कंटिन्यू करता है। हमको दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर, स्कॉट लैंग और तचाला जो है, ये तीनों वकांडा जाते हैं उस क्योर को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज तचाला थॉट कि वकांडा जो है वो अनअफेक्टेड होगा, लेकिन नहीं इनके पास माइंड स्टोन है, और माइंड स्टोन जिसको चाहिए वो वहां ऑलरेडी मौजूद है। थैनोस, हम लोग बात कर रहे हैं इन्फिनिटी वॉर के टाइम की, तो इनके वहां पहुंचते ही थैनोस जिसके पास ऑलरेडी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, वो वहां इनका इंतजार कर रहा है माइंड स्टोन के लिए। और ये चीज मुझे अच्छी लगी कि उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उसका दिमाग अभी स्टेबल नहीं है, इसी वजह से वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ना वो ग्रेजुअली ये चीज करना सीख रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि उसके गॉन्टलेट में टाइम स्टोन है, तो वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम आगे पीछे कर सकता है, रियलिटी को शिफ्ट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट ही स्टार्ट्स टू डू। और इसी वजह से फाइट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। जब एंट्री होती है थॉर की, दे ट्राई टू क्रिएट दिस एंटायर ब्रिंग मी थानोस वाला सीन जो थॉर में वकांडा की एंट्री थी, बट या इट हैड टू गो रॉन्ग। मतलब जिस तरह से थानोस ने रॉकेट और ग्रूट का सफाया करा भाई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। और रॉकेट के तो क्वाइट लिटरली खोपड़ी जमीन पे गिर रही है, मतलब द डिसरिस्पेक्ट भाई। लेकिन हाँ, ये जो पूरी सीक्वेंस थी देखने में मजेदार थी। प्लस तचाला को जिस तरह का ट्रिब्यूट दिया गया ना, कि वो धीरे से बोलता है वकांडा फॉरएवर एज इफ ही वाज सेइंग इट फॉर द लास्ट टाइम, और वो ले जा करके थानोस को उस पूरे वाइब्रेनियम का मोल्टन कोर होता है उसमें गिरा देता है, जिस वजह से उसका गॉन्टलेट मेल्ट हो जाता है, इन्फिनिटी स्टोन्स भी खत्म हो जाते हैं, और एक बड़ा सा स्टॉर्म क्रिएट होता है इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से, जो वही इन्फिनिटी स्टॉर्म है जिसने पूरे अर्थ को कवर कर लिया। और इसी वजह से मिस मार्वल और उसके बाकी पार्टी जो है वो नोवा कोर को सिग्नल नहीं भेज पा रहे। एंड यहाँ पर आई लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने कमाला को एज एंकर यूज किया है, मतलब कहीं ना कहीं हर किसी से वही अटैच्ड है, जैसे रेड गार्डियन येलेना को खो चुका है अब, तो ही इज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, लेकिन फिर कमाला उसको जाकर के कंसोल करती है, एंड देन ही फील्स फाइन। और ये सब लोग जाते हैं न्यू एसगार्ड की तरफ, जहां पे इनकी मुलाकात होती है वैल्करी से। वैल्करी इनिशियली इनको अंदर नहीं घुसने देती, लेकिन फिर खॉन्शू निकल के बाहर आता है, और
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, मतलब ये काफी अच्छा मोमेंट था जो कि बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। वो ये मून नाइट के साथ भी कैनन है, क्योंकि मून नाइट में जब खॉन्शू का अवतार दिखाया जाता है तो किसी और को नहीं दिखता वो। खैर, तो ये लोग न्यू एसगार्ड पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक बढ़िया सी फीस्ट हमको दिखाई जा रही है एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड। भाई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों करेगा कोई, लेकिन हम सबको पता है जब इतना कुछ बेहतरीन नजर आए तो समझ लेना कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ होती है वांडा मैक्सिमॉफ, जो इस पूरी पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो पूरी फीस्ट इनको मिल रही है ना, ये वांडा ही लेके आई है। तो ये लोग देखकर वांडा को घबराते हैं, जो कि सही बात भी थी, बिकॉज वांडा इज एक्चुअली क्वीन ऑफ द डेड। और ये एसगार्ड वाले जो कुछ भी खा रहे हैं ना, ये ज़ॉम्बी रेमिनेंट्स है, जिस वजह से सब लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहाँ पर हमको थॉर दिखाया जाता है, जो कि काफी बैडास मोमेंट भी है, हु कम्स लेटर ऑन टू हेल्प दीज पीपल, जब ये एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने फिर एक वही बड़ी एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करने की, मतलब ऑलमोस्ट हर एपिसोड में दे ट्राइड टू गिव अ बिग एक्शन सीक्वेंस, जो कि स्टोरी पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा, बट हाँ, यहाँ पे वांडा की जो रियलिटी वॉपिंग पावर्स थी ना, वो भी बहुत अच्छे से दिखाई है कि वो अपने आप को ठीक कर लेती है, नॉर्मली बात भी कर रही है। मतलब वो ज़ॉम्बीफाई होने के बाद अपने आप को ठीक कर चुकी है, लेकिन समहाउ शी वांट्स द वर्ल्ड टू स्टे दैट वे। या फिर वो ये भी बताती है कि उसने दुनिया को ठीक करने की कोशिश करी, बट इट वाज नॉट दैट इजी, और इसी वजह से उसे कमाला की जरूरत है। उसे वो ट्रांसमीटर नहीं चाहिए, उसे कमाला चाहिए। खैर, तो थॉर के डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये सब लोग स्पेस में पहुंचते हैं, नोवा कोर को सिग्नल भेजते हैं, बट दे रियलाइज कि नोवा कोर ऑलरेडी वहां पर है। उन्होंने अर्थ को क्वारंटीन ही कर मारा। उनको पता था कि देयर विल कम अ टाइम जहां पे ये जितने भी बड़े बड़े पावरफुल सुपर हीरोज है ना, ये ज़ॉम्बीफाई होने के बाद अपने प्लैनेट को खत्म करेंगे और फिर स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कॉमिक बुक्स में भी होता है। तो इसी वजह से नोवा कोर इज ऑलरेडी देयर। और ये भी प्रूव करता है कि इस यूनिवर्स में सैम अलेक्जेंडर या रिचर्ड राइडर, जो एक्चुअल अर्थ के नोवाज हैं, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो करते तो ऐसा होने नहीं देते। खैर, तो नोवा कोर के असॉल्ट के बाद ये सब लोग अर्थ पे गिर ही रहे होते हैं कि कमर ताज वाले इनको अपने पास बुला लेते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात स्पाइडरमैन और स्कॉट लैंग से होती है एंड एक अच्छा वेलकम है। प्लस कमाला और स्पाइडरमैन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी काफी मजेदार है, एंड इसी रीजन की वजह से मैंने कहा था कि आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने कमाला को एज एंकर यूज किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्पाइडरमैन होगा, लेकिन नहीं। प्लस ये इंटरेक्शन ना कॉमिक बुक के इंटरेक्शन से भी काफी सिमिलर है। जब कमाला पहली बार स्पाइडरमैन से मिलती है तो वो उसको कहती है कि ओ यू आर स्पाइडरमैन और दिस इज अ स्पाइडरमैन टीम अप, अब तो मजा ही आने वाला है। स्पाइडरमैन काफी नॉर्मल है यहाँ पर, क्योंकि जनरली जब स्पाइडरमैन किसी दूसरे सुपर हीरो से मिलता है, ही इज द एक्साइटेड वन, वो जोक्स क्रैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। खैर, तो हमको यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि जो पूरा इन्फिनिटी स्टॉर्म क्रिएट हुआ था ना, उसको हल्क ने अपने अंदर कंटेन किया। नाउ अगर तुमको व्हाट इफ का वो एपिसोड याद है, तो उसमें हल्क को ऐसा दिखाया गया था कि वो वांडा से लड़ने जाता है आखिरी में, लेकिन सब लोगों ने अज्यूम कर लिया कि शायद वो भी ज़ॉम्बीफाई हो गया, बट नहीं, उसने वो इन्फिनिटी स्टॉर्म को अपने अंदर कंटेन किया। और उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? तुमको अगर याद हो तो इन्फिनिटी स्टोन्स जो है ना, ये एक रेडिएशन को इमिट करते हैं, जो है गामा रेडिएशन, एंड हल्क इज प्रैक्टिकली अ गामा रेडिएशन स्पंज। वो गामा रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और शक्तिशाली हो सकता है, और इसी वजह से एंड गेम में उसको चूज किया गया था स्नैप करने के लिए। तो हल्क अब काफी शक्तिशाली हो चुका है, वांडा की आर्मी उसके सामने पहुंच गई है, लेकिन फिर भी उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति होने के बाद भी वो उस तरह से फाइट नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए। एंड आई फील कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है उसका माइंड। हम लोगों ने ये चीज पहले भी देखी है इसी शो में। कहते हैं जब ज़ॉम्बी थानोस पूरी तरह से अपनी पावर्स को फोकस नहीं कर पा रहा था तो वो बस ब्लास्ट ही करता रहता है। तो यहां पर भी हल्क के साथ वही हो रहा है, बिकॉज उसका माइंड उतना स्टेबल है नहीं, तो इसी वजह से वो उतना इफिशिएंटली अपने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। बट खैर, कमाला और बाकी सुपर हीरोज की टीम वहां पहुंच चुकी है। दे ट्राई टू हेल्प हल्क, और काफी हद तक करते भी हैं। इस पूरी चीज में काफी सारे सुपर हीरोज को अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं, जैसे स्पाइडरमैन का वो जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था, इतनी सारी मुंडियों को उखाड़ देना, या फिर ब्लेड का हैंक और जैनेट के साथ में फाइट करना। इट वाज क्वाइट गुड। ये सारी चीजें देखने में मजा आता है। फिर वो स्लो मोशन में इन लोगों ने बहुत सारी चीजें दिखाई है, लेकिन कंक्लूजन जो है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बिकॉज हम लोग देखते हैं कि वांडा ने थॉर को ज़ॉम्बी बना दिया है, वो हल्क के पास आता है, उससे फाइट करता है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड फाइट। लेकिन हल्क थॉर का भी काम लगा देता है, और हाँ, इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। मतलब थॉर क्वाइट लिटरली किल्स अ बंच ऑफ सुपर हीरोज, लेकिन हल्क से मरने के बाद इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा वांडा उठाती है, और वो हल्क से उसकी इन्फिनिटी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। अब यहाँ पर जितने भी बाकी सुपर हीरोज हैं, उनको ऐसा दिखाया गया है कि शैंग-ची को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तो वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। केटी को भी ऑलमोस्ट ज़ॉम्बीज ने ओवर पावर कर लिया है। बाकी बचे हुए जितने सुपर हीरोज, स्पाइडरमैन को होप ने अपने हाथों में पकड़ लिया और मुंह में डाल रही है, तो दे आर नॉट इन गुड शेप। लेकिन वांडा कमाला से कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, और कमाला उसका हाथ पकड़ती है, और नेक्स्ट थिंग वी सी
कि कमाला की नींद खुली, एवरीथिंग इज फाइन, बट वी ऑल नो देयर इज समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन। मतलब वांडा ऐसे ही तो सब कुछ ठीक नहीं कर देगी ना। तो इसी बीच हमको फ्लैशेस दिखाए जाते हैं जिसमें रिरी विलियम्स कमाला को आकर के कह रही है कि ये सब एक इल्यूजन है, तुम फंसी हुई हो, वेक अप, गेट आउट ऑफ इट। और बस यहीं पर ये पूरी चीज खत्म हो जाती है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद इसके एंड में हमको एक प्रॉपर कंक्लूजन तो मिल ही जाएगा, मतलब 2 घंटे की पिक्चर दे रहे हो, बट नहीं, उन्होंने सीजन 2 के लिए भी माल बचा के रख लिया है। तो यहीं पर मुझे लगा कि मार्वल ज़ॉम्बीज जो है वो एक्सपोजिशन पे उतनी हेवी नहीं है, मतलब मोमेंट्स बहुत बड़े बड़े क्रिएट करते हैं और उनको देखने में मजा भी आता है, लेकिन कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती कि आखिरकार वांडा को कमाला चाहिए क्यों थी। अगर उसका बैंड ही चाहिए था तो बैंड ले सकती थी, लेकिन आई थिंक जो मैं थ्योराइज कर पा रहा हूँ तो उसे एक मीडियम चाहिए था। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, तो वांडा ने वही सेम चीज करी है जो उसने वांडा विजन में करी थी। मतलब वेस्ट व्यू में जैसे उसने हेक्स क्रिएट किया था ना, तो वैसा ही कुछ उसने पूरी दुनिया में कर दिया है। मतलब जितने भी लोग सुपर हीरोज अलाइव हैं उनके लिए एक अलग दुनिया चल रही है। मतलब जितने भी लोगों ने वांडा का साथ दिया है वो उसके हेक्स में ट्रैप हो चुके हैं और उनके लिए सब कुछ बढ़िया है। उसके दोस्त वापस आ चुके हैं और एवरीथिंग इज एज इट वॉज बिफोर। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं जो उस हेक्स के बाहर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिरी विलियम्स जो हमको उस विजन में दिखाई गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रिरी जिंदा कैसे बच गई? उसको तो हमने मरते हुए देख लिया। नहीं, हमने उसको मरते हुए नहीं देखा, हमने देखा था कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो अपने आप को ठीक कर रही थी और फ्राइडे उसको बचाने गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे ने उसको बचा लिया हो एंड यहाँ पर रिरी आके कमाला की मदद करने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसको स्नैप आउट कर सके उस पूरे इल्यूजन से। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार वांडा को कमाला चाहिए क्यों थी? तो इसका भी शायद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जब ये पूरा हम एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं, वो हेक्स बनते हुए देखते हैं, तो वहां पे जो कमाला की पावर का क्रिस्टल होता है ना, वो भी नजर आता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वांडा को एक बड़ा सा डोम लाइक क्रिस्टल क्रिएट करना हो, मतलब उसी बैंड का इस्तेमाल करके वांडा अपनी पावर को एम्पलीफाई कर सकती थी जो उसने इन्फिनिटी स्टोन से गैदर करी। बिकॉज हमको पता है कि वांडा माइंड गेम्स खेलने में बहुत एक्सपर्ट है और इस वाले शो में तो बहुत ही क्लियरली उसकी पावर को विटनेस कर सकते हैं हम लोग। जब वो न्यू एसगार्ड में काम कर रही है, अपनी खुद की अपीयरेंस को बार बार ठीक कर रही है, हल्क को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, तो वो माइंड गेम्स में एक्सपर्ट है। एंड मे बी ये पूरी चीज उसी का माइंड गेम है। बस तुम वो जो पूरा वेस्ट व्यू में था ना, उसको एक बड़े लेवल पे समझ लो और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, जो चीज मुझे समझ में नहीं आई वो ये था कि वांडा ये सब करना क्यों चाहती है। मतलब वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी है, उसके पास इतनी पावर है कि वो दूसरे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर पा रही है। हल्क के पास अगर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर है तो वो क्योर तो नहीं कर रहा किसी को, वो बस उस पावर को जैसे तैसे कंटेन करके रखा हुआ था। और वांडा जिस जगह पे थी ना, वो वहां से वही कर रही थी जो उसने पावर लेने के बाद किया है। बस कुछ हैंडफुल ऑफ हीरोज थे जिनको वो बहुत ही आराम से निपटा भी सकती थी, उसके लिए इतनी बड़ी बात थी नहीं। प्लस अगर वो ना भी निपटाती ना, तो वो घंटा क्योर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे इस चीज का। सो दिस इज द ओनली थिंग आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वांडा को इतनी शक्ति चाहिए क्यों थी। हो सकता है कि वो दूसरे प्लैनेट्स तक अपने प्रकोप को एक्सपैंड करना चाहती हो, लेकिन अभी इसके बारे में भी कुछ अच्छे से पता नहीं है। आई गेस वी विल फाइंड आउट व्हेन सीजन 2 ड्रॉप्स, लेकिन फिलहाल के लिए इसके सीजन 2 को ग्रीन लाइट नहीं किया गया है। हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। आई थिंक कि जिस नोट पे एंड हुआ है, और मतलब जिस नोट पे एंड हुआ है और ठीक ठाक बनाया था, देखने में मजा भी आया, तो आई थिंक कि सीजन 2 देखने को मिलेगा, बट विल सी व्हाट हैपेंस। खैर, तो ये था मार्वल ज़ॉम्बीज वाला पूरा शो। अगर तुमको पसंद आया तो लाइक करना, एंड अगर तुमको कॉमिक वाला एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो मैंने कल ही कवर किया था, गो चेक इट आउट एज वेल। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। टाटा।